गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट 67 जो कि क्लास 9th के लिए है और यह आपके पार्ट 2 की रिवीजन वर्क है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें 3 से 5 अंकों के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं नंबर 1 से 20 तक, जिनके प्रश्न उत्तर हमें स्वयं अपनी किताब की सहायता से और वर्कशीट की सहायता से ढूंढकर लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजवादी विचार क्या होते हैं। तो बच्चों, इसमें हमें समाजवादी विचारों के बारे में बताना है। बच्चों, समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व और अर्थव्यवस्था के सहकारी प्रबंधन की मानती है कि जितना भी स्वामित्व होना चाहिए पूरे समाज का होना चाहिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का सहकारी प्रबंध हो या उत्पादन के साधन हो। वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व के विरोधी होती हैं कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर सरकार का हक होना चाहिए, किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यह इस विचार को प्रस्तावित करता है कि उत्पादन के साधनों का किस पे नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि कोई भी उसका अपनी मनमर्जी के मुताबिक लाभ ना ले सके। उनका प्रयोग किसके लिए हो, सामाजिक हित के लिए हो। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 2। प्रथम विश्व युद्ध में 2 विभिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो हमें बताना है बच्चों, जैसा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पढ़ा था हमने, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से शामिल थे, तो हमें इसमें उसको बताना है। आइए चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो बच्चों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था जो 1918 तक चला था। इसमें में 2 खेमों में 2 ग्रुप में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी जो एक साइड लड़ रही थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जो कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। तो इनके बीच बच्चों लड़ाई शुरू हो गई थी जिसका असर पूरे विश्व पे पड़ा था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। उदारवादी कौन थे। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। तो बच्चों में से उदारवादी की विशेषता को बताना है। आइए चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बच्चों, उदारवादी जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। और वो क्या चाहते थे, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, कि जैसे लोकतंत्र में होता है कि वोट दे के सरकार चुनी जाए, उसके पक्ष में थे। लेकिन वो क्या कहते थे, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार नहीं होना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट का अधिकार किसको होना चाहिए, जिसके पास संपत्ति हो, और महिलाओं के भी वोट देने के वो पक्ष में नहीं थे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 4। रूसी समाज में मीर कौन थे। जो किसान होते थे वो चाहते अपने नवाबों की जमीन रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच में बांट दी जाए, बट वे लगान नहीं चुकाते थे। कई जगह जमींदारों की भी हत्या की जा चुकी थी। तो बच्चों, जो रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से बिल्कुल अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन किसको सौंप देते थे, कम्यून को सौंप देते थे। और उनके कम्यून जो मीर कहलाते थे वो प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। जिसका छोटा परिवार उसको छोटी जमीन, जिसका बड़ा परिवार उसको बड़ी जमीन। तो इन जमीनों को बांटने वाले कम्यून को क्या कहते थे बच्चों, मीर कहते थे, जो कि जमीनों का हिसाब किताब रखते थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, इसका रूस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, इसमें हमें खूनी रविवार की घटना के बारे में बताना है। आइए चलिए देखते हैं इसका उत्तर है कि खूनी रविवार जो है पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक बहुत बड़ा जुलूस जो है जार के महल के सामने पहुंचा। तो पुलिस और बाकी लोगों ने मजदूरों पर बहुत हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए, कई घायल हो गए। तो बच्चों, उस दिन क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहा गया। इसका प्रभाव देखते हैं। इस रविवार के बाद पूरे देश में कई घटनाएं हुई बच्चों। सारी जगह देश में हड़तालें होने लगी क्योंकि 100 से अधिक मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। तो यूनिवर्सिटीज बंद हो गई थी। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज के जो कामगार थे, सबने अपने काम जो है बंद कर दिए थे। तो बच्चों, इस संविधान सभा के गठन की मांग करते यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी की गई थी। तो बच्चों, इस प्रकार जो देश में काफ़ी हड़तालें, दंगे, सब बहुत चीज़ें होने लगी थी। तो इस प्रकार खूनी रविवार के कारण रूस में काफ़ी चीज़ें भी प्रभावित हुई। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 6। कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे।
बच्चों इसमें हमें कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है कि वो समाजवाद के बारे में क्या सोचते थे। बच्चों कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी उद्योगपति द्वारा लाभ जो इकट्ठा करते जाएगा तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। और उनका मानना था कि पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को एक अलग समाज की जरूरत है, जिसमें सभी संपत्तियों पर समाज का नियंत्रण होगा। जो भी लाभ होगा वो सभी मजदूरों में बराबर का बटेगा। तो उनका यह मानना था। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 7। उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे। तो इस लाइन को हमें स्पष्ट करना है कि बच्चों उदारवादी क्या गणतंत्रवाद में विश्वास करते थे। तो इसका उत्तर है नहीं। बच्चों उदारवादी चाहते थे कि राष्ट्र को एक निर्वाचित संस्था द्वारा गठित और एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू विधान के अनुसार चलाया जाए, किंतु वो लोकतंत्र विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। वह सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के भी विरुद्ध थे। वो चाहते थे केवल समृद्ध पुरुष ही वोट दें और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। तो इस प्रकार वो गणतंत्रवादी नहीं थे। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, इसके बारे में बताना है और कि क्यों किया गया, इसका क्या फायदा था। स्टालिन का जो कार्यक्रम था वो निजी खेतों और छोटे खेतों वाले किसानों को एक साथ मिलाकर एक खेतों को एक करके उस पर खेती करना था, ताकि बच्चों देश में जो अनाज की कमी थी उसको दूर किया जा सके। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कौल खींच के मुनाफों को भी सभी किसानों में बराबर बांट दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, देश में जो अनाज की किल्लत थी उसको भी ठीक किया गया। और अमीर किसान व्यापारी जो कीमतों बढ़ने की उम्मीद में थे वो अपना अनाज नहीं बेच पाए, क्योंकि उन्होंने अनाजों को छुपा लिया था। तो उन्हें लगता था कि अगर अनाज नहीं होगा तो उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। लेकिन स्टालिन के सामूहिकरण के कारण जो है देश में अनाज की किल्लत को दूर किया जा सका। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9। बोल्शेविक और मोल्शेविक किससे किस प्रकार भिन्न थे। तो इसके बारे में बताना है। बोल्शेविक रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में समाजवादियों ने की थी, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करते थे। 1903 में इस पार्टी को दो समूह में बांट दिया गया। मोल्शेविक जो थे वो अल्पमत थे और बोल्शेविक जो है बहुमत पार्टी थी का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो मार्क्स के बाद समाजवाद का सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। दोनों ही वर्कर्स पार्टी थे, लेकिन दोनों बस मत के कारण जो है अलग अलग माने जाते थे। बोल्शेविक बहुमत थे और मोल्शेविक जो है अल्पमत थे। प्रश्न 10। जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय न होने के क्या क्या कारण थे। तो हमें बताना है कि लोग जो है जार का शासन क्यों हटाना चाहते थे। तो बच्चों इसके कई कारण थे। जो क्रांतियां हुई थी, रूस एक देश विशाल था, लेकिन ज़्यादातर जो है कारखाने जो थे निजी संपत्ति के थे। कार्य की स्थितियाँ बहुत खराब थी, मजदूरों का शोषण होता था। जहाँ देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसानी खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर किसका कब्जा था, सामंतों, राजशाही और चर्चों का कब्जा था। और बच्चों रूस जो है एक निरंकुश राजशाही शासक था, जिसके जो किसी के अधिकारों के खिलाफ, सभी के अधिकारों के खिलाफ था। उसका असामान्य व्यवहार और भ्रष्ट अफसरशाही उसे सामान्य उद्देश्य से दूर रखते थे। और सबसे बड़ी बात, जार निकोलस द्वितीय ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया था। शक्तिशाली जर्मनी से लड़ने के लिए रूसी सेना जो प्रशिक्षित और हथियारों से लैस नहीं थी, इसीलिए उसे युद्ध में क्या झेलना पड़ा, हार झेलनी पड़ी, जिसके कारण जो है रूसी जनता बिल्कुल जार के खिलाफ हो गई थी। और बच्चों पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। तो ये सभी चीज़ें थीं जो कि जार के शासन को आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं होने दिया। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 11। चलिए देखते हैं प्रश्न 11। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, इसके बारे में बताइए। लेनिन ने जो 3 मांगे प्रस्तुत की थी, युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनें किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसी को क्या कहा गया बच्चों, अप्रैल थीसिस कहा गया, क्योंकि इसे अप्रैल के महीने में प्रस्तुत किया गया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 12। 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार कैसे तैयार किया। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या बतानी है। तो बच्चे इसमें बताना है कि 1905 की क्रांति फलस्वरूप 1917 की क्रांति कैसे हुई। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी बताया गया है कि खूनी रविवार के दिन जो है कुछ मजदूरों का एक जुलूस जो है जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और अफसरों ने उन पर हमला कर दिया था। तो 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे और कई लोग तो बहुत ज़्यादा घायल हुए थे। तो उस दिन की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है, जिससे बच्चों
क्यों ये सब क्या हुआ, जगह जगह हड़तालें हुई, दंगे हुए, कई लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया। और बच्चों, यहाँ तक कि जो जार था एक निरंकुश राजशाही था। जार गरीब किसानों की एक बड़ी आबादी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण जो है बच्चों बहुत सारा बुरा हाल हो रहा था पूरे देश में। सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने पर और वेतन में वृद्धि और मतलब कार्य स्थिति सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पे चले गए थे। तो ये सभी बातें थी जो कि बाद में 1917 के अक्टूबर क्रांति में भी की गई थी। तो यही कारण है कि 1905 की जो क्रांति है वो 1917 की क्रांति का आधार बनी, क्योंकि देश के हालात जो है बाद में भी प्रभावित हुए। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए? औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान था? रूस में आर्थिक परिवर्तन। रूस की अर्थव्यवस्था कृषि पर अधिक निर्भर थी। लगभग 85% रूसी जनता कृषि के द्वारा रोजी कमाती थी। इसका रूस का सबसे बड़ा खाद्यान्न का निर्यातक था। दस्तकार अधिकतर फैक्ट्रियों में काम करते थे। कारीगरों की वर्कशॉप के साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। और 1890 के दशक में खूब फैक्ट्रियां लगी थी। रेल का प्रसार होने से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उद्योगों में ही बनती थी, जो जिनका जो है चीज़ें बाकी उद्योगों को मदद करता था। कोयले का उत्पादन 2 गुना और स्टील और लोहे का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। विदेशी निवेश भी बढ़ने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई। आइए चलिए देखते हैं सामाजिक प्रभाव। रूसी समाज 2 भागों में विभाजित था, कृषक वर्ग और उद्योगपति। औद्योगिक वर्ग शहरों में रहता था और कृषक वर्ग गांवों में रहते थे। कारखानों में काम करने वाले लोग भी 2 गुटों में बटे हुए थे। मजदूर शहरों में रहते थे और कुछ मजदूर जो है गांव से आते थे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी और काम के घंटे भी दोनों के ही बहुत अधिक होते थे। तो गांव में अधिकतर किसान अपने ही खेतों में खेती करते थे। सामंत, राजशाही, चर्च बड़े भूभाग के मालिक थे। इन्हें सम्राट की ओर से बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे और वह जनता पर भी अत्याचार करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम सामाजिक और आर्थिक प्रभाव थे। रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, जार जो है एक निरंकुश शासक था और यूरोप बहुत बड़ा रूस एक विशाल देश था, लेकिन यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक था, क्योंकि यूरोप की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। देहात की ज़्यादातर जमीनों पर चर्च, सामंत और बड़े जमींदारों का कब्जा था और जो रूस एक निरंकुश राजशाही था, जिसके कारण वो किसानों की दशा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। वह जनता पर बहुत कम ध्यान देता था और सामान्य व्यवहार और भ्रष्ट अफसरशाही उसे सामान्य उद्देश्य से दूर रखते थे। और सबसे बड़ी बात, जार निकोलस द्वितीय ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया था, जबकि रूस की सेना ना ही ट्रेनिंग थी उनके पास, ना ही अच्छे हथियार थे, जिसके कारण जो है रूस को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक समाजवादी नीति लोगों से आग्रह कर रही थी कि पूंजीवाद व निजी संपत्ति को शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि देश में समाज सुधार की स्थिति उत्पन्न की जा सके। तो बच्चों, जैसे खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, ये सारी स्थितियाँ किसके लिए हुई? रूस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के विश्व पे क्या प्रभाव पड़े? रूस में बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकश लोगों द्वारा राज्य की स्थापना की संभावना से दुनिया के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और 1924 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। रूसी क्रांति ने समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना की घोषणा की। इसने लोकतंत्र की अवधारणा को भी स्थापित किया। बोल्शेविकों ने अफ्रीका, एशिया और अनेक उपनिवेशिक जनता को रूसी तर्ज पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया। समाजवाद को विश्व के स्तर पर लोकप्रियता मिल रही थी। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिटन में हिस्सा लिया। कॉमिंटन ने क्रांति को दूसरे देशों में भी फैलाया। तो बच्चों, इस प्रकार रूसी क्रांति केवल रूस में नहीं, बाकी यूरोप के देशों के लिए भी वरदान साबित हुई। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16, रूस की क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा? बच्चों, लेनिन एक समाजवादी और रूसी बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। अप्रैल 1917 में लेनिन निर्वासन के पश्चात रूस लौट आए तो उनका मानना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए।
16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत एवं बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। तो बच्चों, जिसके कारण क्या हुआ, देश में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ों को एकजुट करने के लिए शहर के बाहर चले गए। बोल्शेविक समर्थक अखबारों के दफ्तर में पर सैनिकों ने घेरा डाल दिया। विंटर पैलेस की रक्षा करने एवं टेलीफोन तथा टेलीग्राफ दफ्तर पर नियंत्रण हेतु सैनिक भी आ गए। बच्चों, इस प्रकार जो लेनिन ने रूस में एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की बहुत नींव रखी थी और उनकी रूस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। इन प्रस्तुति में क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों से कहा कि सरकारी दफ्तर पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर ले। विंटर पैलेस पर कब्जा करने के लिए अरोरा नामक युद्धपोत भी भेज दिया गया। अतः बोल्शेविकों ने इस क्रांति के माध्यम से मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर दिसंबर माह में कब्जा कर लिया, जिसके बाद जो है रूसी क्रांति की शुरुआत और अधिक तीव्र हो गई। प्रश्न 17, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात कैसे बन गए? रूसी क्रांति के कारण जो है समाज जो है अब निरंकुश राजशाही शासन का अंत कर दिया और रोमनोव वंश का शासन समाप्त हो गया। इसने विश्व के सबसे बड़े देश में रूस में मजदूरों और किसानों से बने समाजवादी सरकार की विश्व में सर्वप्रथम नींव की स्थापना की और नई सोवियत सरकार ने घोषणा की कि वह जर्मनी के साथ शांति बनाए रखेगा और विश्व युद्ध से अलग हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार जो है रूसी क्रांति का रूस पे प्रभाव पड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? बच्चों, बोल्शेविक जो अधिक अल्पमत वाली पार्टी थी उसने कई परिवर्तन किए। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को बेघर और जरूरतमंद लोगों को दे दिया गया। उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई और ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस चैका का गठन हुआ और बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंड दिया जाता था। और बच्चों, इसके बाद जो है रूस ने जर्मनी से संधि भी कर ली और युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। तो इस प्रकार ये सभी परिवर्तन बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किए गए थे। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना करनी है। बच्चों, फरवरी क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। 22 फरवरी को दाहिने किनारे एक फैक्ट्री में तालाबंदी और अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल हो गई थी उस दिन। और 24 और 25 फरवरी को सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन किया गया था और 26 फरवरी को श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए थे। 27 फरवरी को श्रमिकों द्वारा पुलिस पर मुख्यालय पर हमला किया गया था और 2 मार्च को जार का पदत्याग और जार के शासन का अंत हो गया था। तो बच्चों, इस प्रकार जो फरवरी क्रांति हुई थी 1917 में। उसी वर्ष 1917 में ही अक्टूबर में क्रांति हुई। 16 अक्टूबर को लेनिन के पेट्रोग्राद में सोवियत और बोल्शेविकों की पार्टियों को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर लिया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई। 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफी विभागों पर कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण जो है पूरे देश में हड़तालें शुरू हो गई और दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूरा नियंत्रण हो गया। परंतु बच्चों, इनमें क्या अंतर था? फरवरी क्रांति में पुरुष और महिला श्रमिक दोनों शामिल थे। मार्फा वासिलेवा एक महिला श्रमिक ने अकेले ही सफल हड़ताल की थी, जबकि अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक शामिल थे। क्रांतियों के प्रमुख नेता लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की थे। फरवरी क्रांति के परिणामस्वरूप राजवंश का अंत हुआ, जबकि अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और रूस में साम्यवादी दौर की शुरुआत हुई। तो बच्चों, दोनों क्रांति में ये प्रमुख अंतर था। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पे क्या प्रभाव पड़ा? विस्तार पूर्वक लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की हार हुई थी तो बहुत अपमानजनक थी। पीछे हटती सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला था ताकि दुश्मन उनका फायदा न उठा सके और संपत्ति के विनाश का उद्योगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग वैसे ही बहुत कम थे युद्ध के दौरान और उनको हानि हो गई। युद्ध के दौरान पश्चिम से मिलने वाली औद्योगिक सामानों की आपूर्ति बंद हो गई। बाल्टिक समुद्र के रास्ते पश्चिम से जो सामान आता था वो भी उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जर्मनी के द्वारा आपूर्ति बंद
बंद करने से रूस के अन्य देशों के मुकाबले औद्योगिकरण उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप खत्म होने लगी। अच्छी सेहत वाले मोर्चे को युद्ध में झोंक दिया गया। इससे मजदूरों की भी कमी हो गई और ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा, जिससे कि शहरों में रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई, जिससे रोजी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। और इन सभी कारणों के बीच क्या हुआ, लोगों के बीच असंतोष की भावना पैदा हो गई। आई बच्चों, मैं आप सबको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर समझाने की कोशिश की है, जो कि पुनरावृत्ति कार्य का हिस्सा है। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।